जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं। तो आज 21 मार्च है। सैटरडे संडे को न्यूज़पेपर जो है वो नहीं आया था, मतलब सैटरडे को नहीं आया था, संडे को हम एनालिसिस करते नहीं है। तो अब यहाँ पर 21 मार्च के जो भी न्यूज़ आर्टिकल्स है उसको आज हम कवर करेंगे। तो यहाँ पर हम जो आसामीज है उनकी डेफिनेशन क्या है उसके बारे में देखेंगे, मतलब उसमें जो आसाम अकॉर्ड है, एनआरसी है, उन सभी चीज़ों को कवर करेंगे। देन उसके बाद रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट जो है उसके बारे में देखेंगे। देन उसके बाद रशिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल जो उसका इस्तेमाल किया है यूक्रेन पर, तो उसके बारे में जानेंगे। एंड देन सऊदी अरेबिया वर्सेस येमन, क्योंकि अगेन जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हमें देखने को मिल रहा है, तो इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो जानने की कोशिश करेंगे। तो काफ़ी कुछ है जानने के लिए, चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर शुरू करने से पहले अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट्स आते हैं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पर। तो मयूर मोगरे आपको सर्च करना है और वहाँ पर आप फॉलो भी कर सकते हो, और आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मैसेज भी कर सकते हो। तो मैप बेस्ड एक्सरसाइज आपके लिए हाजिर है। यहाँ पर ये जो कंट्री आपको रेड इसमें नजर आ रही है, ये कंट्री कौन सी है ये आपको बताना है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इस कंट्री के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है, एंड देन वीडियो को रिज्यूम करना है। सभी पार्टिसिपेट कीजिए, इससे आप ही का फायदा होगा। तो आइए यहाँ पर हम न्यूज़पेपर पर आते हैं। तो एक्सप्लेन सेक्शन अगर हम देखते हैं, तो एक्सप्लेन सेक्शन में सबसे पहले तो हमें यहाँ पर कोविड जो है कैसे हार्ट को अफेक्ट करता है ये बताया गया है। अब देखिए, ये बार बार कोविड से रिलेटेड ये क्या होता है, वो क्या होता है, ये स्ट्रेन आया है, वो वेरिएंट आया है, इससे ये हो रहा है, उससे वो हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। जो कोविड है उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए ऑलरेडी हमने ली हुई है। भले वो कोविड कैसे फैलता है वो हो, वैक्सीनेशन में क्या होता है वो हो, वैक्सीन हेजिटेंसी क्या होती है वो हो, और इसके अलावा आपको कोई भी चीज़ जो है वो जानने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर जो डेफिनेशन है आसामी पीपल, ये वाला आर्टिकल हम देखने वाले हैं। देन उसके बाद यहाँ पर रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं। देन उसके बाद एडिटोरियल पेज और आइडियाज़ पेज अगर हम देखते हैं, तो आज के न्यूज़पेपर में एक भी एडिटोरियल या आइडियाज़ पेज में से कुछ भी काम का नहीं है। मतलब यहाँ पर ऑन योर गार्ड बोलिए, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी बोलिए, एवरीबडी लव्स दिस वॉर, मतलब बेसिकली क्या है कि जो बिना काम की चीज़ें हैं उसी पर सारी चीज़ें जो है यहाँ पर घुमाई गई है। इसलिए कोई भी यहाँ पर चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, एक यहाँ पर फ्रेंड्स विद बेनिफिट के नाम पर जो जापान है उसके साथ जो इंडिया के यहाँ पर हुए हैं अभी, उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, लेकिन उसमें भी कुछ खास चीज़ जो है वो नहीं निकल रही है। तो ये सारी चीज़ें हमें आज की इस वीडियो में देखने को मिलने वाली है। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एम अकेडमी ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस आपको आपके सामने लाए गए हैं, जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, गवर्नेंस, एथिक्स, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, इंटर सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, मतलब जीएस 1 2 3 4 सभी आपको देखने को मिलेंगे। हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है, लोवेस्ट प्राइजेस पे। इससे जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एम अकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। तो आइए यहाँ पर हम बात करते हैं कि डिफाइनिंग हु इज आसामी। यहाँ पर अटेम्प्ट्स एंड चैलेंजेस जो है किस तरीके के आ रहे हैं। देखिए क्या हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है, आसाम स्टेट गवर्नमेंट, उन्होंने कहा है कि डेफिनेशन जो है यहाँ पर आसामी की अभी तक वो हम यहाँ पर निकाल कर नहीं ला पाए हैं, है ना। अब सवाल ये आता है कि यहाँ पर जो डेफिनेशन है ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, और इतना डिफिकल्ट क्यों हो रहा है डेफिनेशन को फाइनलाइज करना। मतलब आसामी कौन है, जैसे अगर आप महाराष्ट्र से तो महाराष्ट्रियन कौन है, आप गुजरात से हो तो गुजराती कौन है। तो ये जो डेफिनेशन है ये यहाँ पर क्यों निकाली जा रही है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, और उसी के साथ साथ क्यों क्या समस्याएं आ रही है यहाँ पर डेफिनेशन निकालने के लिए। अब यहाँ पर थोड़ा हमें मैटर जो उसको समझना पड़ेगा। मैटर क्या है कि लास्ट वीक जो आसाम गवर्नमेंट है उन्होंने इन्फॉर्म किया कि 1.44 लाख इलीगल फॉरेनर जो है वो आइडेंटिफाई किए गए हैं स्टेट में। अब ये जो समस्या है ये काफ़ी सालों से चलती आ रही है। मतलब समझ लीजिए अब 1985 से ये जो समस्या है वो हमें देखने को मिल रही है, और जिसकी वजह से यहाँ पर जो फॉरेनर्स है उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि भाई यहाँ पर जो आसाम प्रॉपर आसाम के लोग हैं वो कौन है, एंड जो फॉरेनर्स है वो कौन है, इनको यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जा रहा है। और जो फॉरेनर्स है उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। डिपोर्ट का मतलब होता है वापस अपने देश भेज देना। तो कहाँ से आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं अभी हम जानेंगे। तो यहाँ पर फॉरेनर जो को आइडेंटिफाई किया गया है अंटिल 31 जनवरी, और 1985 आसाम अकॉर्ड जो है उस पर बेस्ड। तो आसाम अकॉर्ड क्या है वो भी अभी हम शॉर्ट में देखने वाले हैं। अराउंड 30,000 जो है उनको डिपोर्ट भी किया गया है उनकी कंट्री ऑफ ओरिजिन से, जहाँ से वो आए हैं वहाँ पर उनको डिपोर्ट जो है वो भी कर दिया गया है, भेज भी दिया गया है। अभी देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट जो है उन्होंने कहा कि डेफिनेशन जो है, फ्रेजेस जो मेंशन किए गए हैं आसाम अकॉर्ड में, जैसे कि हमें एक्सोमिया जो जनगण है ये देखने को मिलता है, जो यहाँ पर खिलो जिया है ये देखने को मिलता है, जो इंडिजीनियस है, आदि बसिंदा है ये देखने को मिलता है।
तो ये अभी तक डिटरमाइन नहीं किए गए हैं, प्रॉपर जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर सेट नहीं की गई है कि कौन यहाँ पर आसामी है, कौन यहाँ पर फॉरेनर, मतलब डिस्टिंग्विश किस तरीके से किया जाएगा, ये यहाँ पर सही तरीका। अब समझ लीजिए अगर कोल्ड है हॉट है, तो यहाँ पर कोल्ड और हॉट ये पता लगाने के लिए हमें कोल्ड की डेफिनेशन पता रहना जरूरी है, हमें हॉट की डेफिनेशन पता रहना जरूरी है। अगर हमें पता ही नहीं है कि कोल्ड की डेफिनेशन क्या है, तो हम कोल्ड को हॉट बोल सकते हैं, हॉट को कोल्ड बोल सकते हैं, है ना। तो ये चीज जो है यहाँ पर डिस्टिंग्विश करने के लिए डेफिनेशन की यहाँ पर बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। लेकिन ये मैटर आ क्यों रहा है, क्यों ये जो चीजें हैं वो चल रही है? तो जैसे यहाँ पर खिलोलजन बोला गया है, खिलोलजिया, तो कॉमन यहाँ पर लोग जो है ये रेफर किए जाते हैं इंडिजीनियस कम्युनिटी को, जो वहां पर इंडिजीनियस है, वहां के प्रॉपर लोग है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि इंडिजीनियस कौन है, कैसे कंसिडर किए जाएंगे, कैसे उनको बोला जाएगा। तो डेफिनेशन जो है उसे वेरियस कम्युनिटी जो इतिहास में हमें देखने को मिलती है आसाम की, डेट बैक बिफोर 1826, है ना, जब ब्रिटिश इंडिया एनेक्स किया गया था, तो उससे पहले जो हमें देखने को मिलते हैं वो इंडिजीनियस रहेंगे। एंड देन उसके बाद यहाँ पर आदि बसिंदा अगर हम देखते हैं तो ओरिजिनल इनहेबिटेंट जो है, मतलब बेसिकली यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, जो ट्राइब्स वहाँ पर रहते हैं, जो ओरिजिनली वहाँ के इनहेबिटेंट है, वो यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। तो क्या है, कभी कभार आपको जो टर्मिनोलॉजीज है, जैसे कि जो खिलोल जिया है, जो आदि बसिंदा है, वॉज रिसेंटली न्यूज, इट इज कंसिडर्ड टू वॉट, तो आसाम अकॉर्ड बोल सकते हैं, अलग अलग जो लिबरेशन वॉर है वो बोल सकते हैं, अलग अलग जो चीज़ें हैं, या फिर आपको जो रशिया यूक्रेन वॉर है उससे रिलेटेड है ऐसा बोल सकते हैं, या फिर जो यमन है उसमें जो एक ट्राइब है, या फिर यमन में जो पर्टिकुलर रिबिलियंस है वो है। ऐसे क्वेश्चंस वेरियस आपको पूछा जा सकता है, तो इससे आपको पता रहना चाहिए टर्मिनोलॉजीज की भाई ये कनेक्टेड किससे है। क्लियर है? तो अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि आसाम अकॉर्ड क्या है, तो देखिए क्या है कि यहाँ पर बांग्लादेश लिबरेशन वॉर जो है 1971 में वो हमें देखने को मिला, जहाँ पर बांग्लादेश जो है उसको आज़ादी मिली, है ना। और जब बांग्लादेश को आज़ादी मिली, आज़ादी मतलब किससे मिली, तो वो पहले पाकिस्तान का पार्ट था। जब हमें आज़ादी मिलती है तब ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान हमें देखने को मिलता है, और ईस्ट पाकिस्तान मतलब ये है बांग्लादेश, वेस्ट पाकिस्तान मतलब अभी का जो हमें पाकिस्तान है वो देखने को मिलता है। और दोनों में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाते हैं, रीजनलाइजेशन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से बांग्लादेश जो है वो चाहता है कि भाई हमें आज़ादी मिलनी चाहिए और हम यहाँ पर बांग्लादेश जो है वो बनाएंगे। और इसमें भारत जो है पूरी तरह से समर्थन करता है, साथ देता है बांग्लादेश का, और बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हमें देखने को मिलता है, जिस दौरान काफ़ी सारे लोग जो है माइग्रेट हो जाते हैं। अब माइग्रेट होकर कहाँ जाते हैं, तो माइग्रेट होकर ये आते हैं आसाम में। बहुत सारे लोग जो है बांग्लादेश से वो आ जाते हैं आसाम में। अब जब आसाम में आते हैं तो फिर यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है। कैसी प्रॉब्लम, कि जब लोग माइग्रेट होकर आसाम में आ रहे हैं तो आसाम के जो प्रॉपर लोग हैं जो वहाँ पर रह रहे हैं, अब उनके लिए तो चैलेंज हो गया है। क्या चैलेंज हो गया है, एक तो यहाँ पर लैंड लिमिटेड होती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड होती है, बेसिकली अगर हम बात करें रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड होते हैं। अब लिमिटेड रिसोर्सेज पर अगर ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो लिमिटेड रिसोर्सेज पर डिमांड काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। डिमांड इंक्रीज हो जाएगी तो यहाँ पर बाहर के जो लोग हैं वो उस पर अटैक कर सकते हैं। जो इंडिजीनियस वहाँ के जो लोग हैं हो सकता है कि उनको वो अपॉर्चुनिटीज ना मिल रही हो, तो इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्रिएट होता है, और इसी वजह से जो प्रोटेस्ट है वो हमें देखने को मिलती है। तो प्रोटेस्ट बेसिकली यहाँ पर आ जाती है ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन के द्वारा, जहाँ पर प्रोटेस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा की जाती है कि जो भी यहाँ पर बाहर से लोग आए हुए हैं वो हमारी जॉब्स हड़प रहे हैं, हमारा राशन बोलिए, खाना पीना, ये सारी जो चीज़ें लिमिटेड रिसोर्सेस है उस पर आक्रमण किया जा रहा है, तो इनको यहाँ पर वापस भेज दो, इनको यहाँ पर वापस भेज दो। तो ऐसा यहाँ पर किया जाता है। तो फिर यहाँ पर जो आसाम अकॉर्ड है वो लाया जाता है। तो आसाम अकॉर्ड बेसिकली क्या है, आसाम अकॉर्ड अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली यहाँ पर जो बाहर के लोग आए हुए हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको वापस भेजने की बात यहाँ पर आसाम अकॉर्ड जो उसमें की जा रही है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो जो आसाम में आए हैं प्रायर टू जनवरी 1 1966 उनको यहाँ पर सिटीजनशिप जो है वो दे दी जाएगी। आसाम अकॉर्ड जो है वो साइन किया गया बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आसाम गवर्नमेंट और ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन 15 अगस्त 1985 को। अब इसमें आइडेंटिफाई किया गया कि भाई यहाँ पर जो भी मूव हुए हैं बिटवीन 1 जनवरी 1966 एंड मार्च 24 1971, इनको यहाँ पर डिटेक्ट किया जाएगा प्रोविजन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1946 एंड फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ऑर्डर 1964 के द्वारा, और जो भी यहाँ पर फॉरेनर्स है उनको वहाँ वापस भेज दिया जाएगा। तो एनआरसी इससे रिलेटेड हमें यहाँ पर देखने को मिलती है कि भाई एनआरसी करो। यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रहा था कि लोगों को अपने पूर्वज के डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते। देखो भाई हम यहाँ पर काफ़ी सालों से हैं, काफ़ी सदियों से है, तो हम यहाँ के इंडिजीनियस हैं,
हम यहाँ पर नहीं आए। तो इसमें क्या हुआ, इसमें काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जिनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं थे। डॉक्यूमेंटेशन ना रहने की वजह से वो प्रॉपर साबित नहीं कर पा रहे थे कि वो इंडिजीनियस है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उनको फॉरेनर्स की लिस्ट में भी डाल दिया गया, और फॉरेनर की लिस्ट में डाल दिया गया और ट्रिब्यूनल में जा रहे थे। तो मतलब केसेस जो है यहाँ पर इंक्रीज हो गई। अकॉर्ड जो है मेंशन करता है इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो सील कर दी जाएगी, यहाँ पर रिजोल्यूशन जो है वो यहाँ पर ला दिया जाएगा, फॉरेनर जो भी आए हैं उनको वापस डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इसी में हमें क्लॉज 6 देखने को मिलता है। क्लॉज 6 बेसिकली क्या बात करता है, यहाँ पर जो पॉलिटिकल राइट्स है और कल्चरल राइट्स है इंडिजीनियस लोगों के, वहाँ के प्रॉपर लोगों के, वो प्रोटेक्ट किए जाएंगे। जैसे बोला जा रहा था कि जो फॉरेनर्स आए हैं वो यहाँ पर हड़कंप मचा रहे हैं, मतलब जो यहाँ पर कल्चर है, जो यहाँ पर पॉलिटिकल राइट्स है, उसका हनन किया जा रहा है, वो छीन रहे हैं, तो वो यहाँ पर उनको प्रॉपर तरीके से दिया जाएगा, है ना। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन, लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड जो है वो यहाँ पर उनको दिया जाएगा, जो इंडिजीनियस आसाम के लोग हैं उनको। और डेट जो फिक्स की गई कि यहाँ पर 1971 जो है ये फिक्स की गई कट ऑफ डेट, जो आसामी लोग हैं उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए। तो इस पर भी काफी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमें देखने को मिला कि भाई 1971 जो है वो क्यों आप फिक्स कर रहे हो, आप यहाँ पर पहले की डेट जो है वो फिक्स करो, आप 1971 फिक्स मत करो, क्योंकि 1971 के पहले ही काफी लोग माइग्रेट होकर आ गए थे। तो उसके पहले जो भी आए हैं उनको अगर आप इंडिजीनियस पकड़ोगे तो आप फॉरेनर्स को भी इंडिजीनियस जो है उसको कंसिडर कर लोगे। तो ये यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्रिएट हो रहा था। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। क्लियर है, अब आपको पूरा सिनारियो जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो डेफिनेशन यहाँ पर जो है अभी तक नहीं लाई गई है। तो डिफिकल्ट क्यों है इतना डेफिनेशन को लाना, क्योंकि देखिए आसाम की जो डेमोग्राफी है वो हमेशा चेंज होती रही है, मतलब माइग्रेशन से कनेक्टेड रही है। बहुत सारे माइग्रेंट जो है वो यहाँ पर आकर सेटल हुए हैं कॉलोनल एरा में भी। तो ये अगर आप देखोगे तो नेटिव स्पीकर्स भी है, इंडिजिनियस लैंग्वेज भी जानते हैं, सब कुछ यहाँ पर जानते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है कि भाई प्रॉपर आसामी जो उनको डिफाइन कैसे किया जाए, क्योंकि सदियों से माइग्रेशन चलती आ रही है, तो फिर कैसे कंसिडर करें, कैसे यहाँ पर पता लगाए। तो ये समस्या जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये चीज़ यहाँ पर पूरा सिनारियो मैंने आपको समझा दिया है, क्योंकि ऑलरेडी हमने आसाम अकॉर्ड, क्योंकि जब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, जब एनआरसी आया था, उस समय पर आसाम अकॉर्ड को हमने कई बार देखा था हमारे करंट अफेयर्स की वीडियोस में। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने आपको शॉर्ट में पूरी स्टोरी जो है बता दी है, जिससे कि अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए यहाँ पर दूसरे आर्टिकल की बात करते हैं, जो बात कर रहा है रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट की। अभी देखिए बेसिकली रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो है वो गुजरात में हमें देखने को मिल रहा है। नर्मदा रिवर है यहाँ पर, एंड यहाँ पर तापी रिवर जो है हमें देखने को मिल रही है, ये वाली तापी रिवर। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो पार रिवर है वो हमें देखने को मिल रही है, ये वाली पार रिवर है ना। तो क्या हो रहा है, रिवर का लिंकिंग किया जा रहा है। अब रिवर का लिंकिंग क्यों किया जाता है, लिंकिंग इसलिए किया जाता है ताकि जो पानी है वो सही तरीके से आप सप्लाई कर सके। मतलब क्या है, वाटर रिसोर्सेज जो है उसका मैनेजमेंट सही तरीके से यहाँ पर हो सके, उसके लिए इंटरलिंकिंग जो है रिवर्स का वो किया जाता है। मतलब बेसिकली क्या है, एक रिवर है उसमें कम पानी जा रहा है, दूसरी रिवर है उसमें सरप्लस ज़्यादा पानी जा रहा है, तो भाई ये रिवर को ये रिवर से लिंक कर दो, जिससे कि ये जो सरप्लस वाला पानी है, जो यहाँ पर ज़्यादा पानी जा रहा है, उसको हम यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे कम पानी वाली नदी की तरफ। मतलब क्या होगा, जो ये नदी है इसमें भी अब सही पानी रहेगा, ये नदी है इसमें भी सही पानी रहेगा। मतलब क्या है, दोनों ही नदियों में अब सही पानी रहेगा, जिससे कि जो पानी की समस्या है वो यहाँ पर सॉल्व हो सकती है। ये यहाँ पर देखा जाता है। देन उसके बाद यहाँ पर फ्लड कंट्रोल जो उसके लिए भी यहाँ पर इंटरलिंकिंग की जाती है कि भाई इरिगेशन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज ये अच्छा खासा हो सके। जो फ्लड्स है, क्योंकि क्या है, एक नदी में अगर बहुत ज़्यादा पानी आ गया तो वहाँ पर फ्लडिंग हो सकती है, तो सरप्लस पानी को अगर हम दूसरी नदी में डाइवर्ट कर देंगे तो इसमें फ्लड जो है वो नहीं आएगा। तो इस पर कंट्रोल किया जाता है। उसी के साथ यहाँ पर बहुत सारे जो एरियाज है वहाँ पर ड्रॉट हमें देखने को मिलता है, सुखाड़ हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इरिगेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकती है। तो अगर हम सरप्लस पानी को यहाँ पर डाइवर्ट कर देंगे तो दुष्काल जो है, जो ड्रॉट है, उसकी समस्या यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी, है ना। तो इसके लिए क्या होता है, इंटरलिंकिंग जो है प्रोजेक्ट्स का वो किया जाता है। ये क्या गुजरात में पहला ऐसा हो रहा है, नहीं, कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट हमें देखने को मिले जहाँ पर इंटरलिंकिंग होता है। सबसे फेमस अगर हम देखते तो केन बेतवा प्रोजेक्ट जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो कई सारे इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट जो है वो लाए गए हैं, वो हमें देखने को मिल रहे हैं। इसके बेनिफिट्स क्या है, इंटरलिंकिंग जो है उससे जो सरप्लस पानी है एक नदी का वो ट्रांसफर हो जाता है जो जो लेस यहाँ पर पानी है नदी में उसकी तरफ। तो यहाँ पर ड्रॉट प्रोन रीजन जो होता है, जहाँ पर ड्रॉट ज़्यादा है, जहाँ पर पानी कम है, वहाँ पर पानी की समस्या जो है उसका निवारण हो जाता है, वो सॉर्ट हो जाती है। उसके मतलब उसी के साथ यहाँ पर वाटर क्राइसिस जो है वो यहाँ पर कई पार्ट्स में सॉल्व हो जाते हैं। हाइड्रो पावर जनरेशन होता है, क्योंकि अब पानी यहाँ पर पहले नहीं था, अब यहाँ पर पानी आ गया है, तो पावर जनरेशन जो है वो भी यहाँ पर होता है। ड्राई वेदर के दौरान जो फ्लो है ये कंटिन्यू रहता है ना। मतलब पानी की जो समस्या है वो उसका निवारण होते रहता है, जितना पानी मिनिमम अमाउंट चाहिए उतना आते रहता है।
जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर मानसून डिपेंडेंट है, अगर पानी नहीं आएगा तो समस्या जो है बढ़ती रहेगी, प्रोडक्शन पूरा नहीं हो पाएगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर जो है वो यहाँ पर सही तरीके से चलता रहता है। इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्टेशन जो है, मतलब जो कमर्शियल यहाँ पर लाया गया है कि ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर होता है इनलैंड वाटरवे से, वो यहाँ पर होता है। फिश प्रोडक्शन जो है वो यहाँ पर इंप्रूव होता है। तो बेसिकली ये सारे बेनिफिट्स हमें देखने को मिलते हैं इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के। लेकिन क्या सिर्फ फायदे हैं, नुकसान नहीं है? नुकसान बिल्कुल है। सबसे पहला तो यही बोला जाता है कि भाई तुम नेचर से खिलवाड़ कर रहे हो। ये नदी में कम पानी है नेचुरली, ये नदी में ज्यादा पानी है नेचुरली, तुम यहाँ का पानी यहाँ ला रहे हो, मतलब नेचर से खिलवाड़ कर रहे हो। प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी की कॉस्ट जो है काफी ज्यादा हो जाती है। एक नदी का पानी दूसरी नदी में लेकर आना, कॉस्ट जो है काफी ज्यादा उसमें लगती है। काफी ज्यादा इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज, मैन पावर जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। क्लाइमेट की वल्नरेबिलिटी होती है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, सोसाइटी है उस पर इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। फ्लड को कंट्रोल करना ये भी काफ़ी डाउटफुल है कि भाई फ्लड को हम कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, है ना। पॉलिटिकल चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा आते हैं, जो अलग अलग राज्य है उनमें कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाते हैं। तो ये सारी समस्याएं जो है हमें देखने को मिलती है। क्लियर है? तो अब इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में आपको अच्छे समझ में आ गया। आइए यहाँ पर नेक्स्ट एक जो न्यूज़ आर्टिकल है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो थ्रेटनिंग स्पीचेस है ना, यहाँ पर हिजाब रूलिंग जो किया गया है, हिजाब रूलिंग ऑलरेडी हमने कवर किया है, तो उसमें जो जजेस जिन्होंने हिजाब रूलिंग दी है उनके अगेंस्ट में यहाँ पर जो धमकियां है वो आ रही है। इसकी वजह से उनको वाई सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड की गई है। तो अब सिक्योरिटी स्ट्रक्चर जो हमारे देश में किस तरीके का होता है, तो देखिए सबसे ऊपर टॉप मोस्ट जो है वो हमें देखने को मिलती है यहाँ पर एसपीजी, है ना, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, जो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जो है उनको प्रोवाइड किया जाता है, उनके फैमिली मेंबर को प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, ये बेसिकली एकदम हाईएस्ट टॉप लेवल होती है, जो आप देखते होंगे कि प्रधानमंत्री के साथ गाड़ी के साथ जो लोग हैं वो भाग रहे हैं, है ना। अभी जो प्रोटेस्ट पंजाब में जब गए थे नरेंद्र मोदी, उस समय पर जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ था, तो उसमें भी आपने कई जगहों पर फोटोज जो है वायरल हुई थी, उसमें देखा होगा जो एसपीजी कमांडोज है वो देखने को मिले थे। तो वो बेसिकली प्रधानमंत्री को प्रोवाइड की जाती है। देन आती है जेड प्लस कैटेगरी। जेड प्लस कैटेगरी में 55 पर्सनल, जिनको भी जेड प्लस कैटेगरी दी गई है उनको 55 पर्सनल, जिसमें 10 एनएसजी कमांडोज होते हैं, पुलिस पर्सनल हमें देखने को मिलते हैं। मतलब इतने सारे लोग जो है वो उनके साथ चलते रहते हैं, और घर पे भी मोबाइल सिक्योरिटी भी उनको मिलती है। देन उसके नीचे आती है जेड सिक्योरिटी, जहाँ पर 22 पर्सनल हमें देखने को मिलते हैं। उसके नीचे आती है वाई प्लस सिक्योरिटी, जहाँ पर 11 पर्सनल देखने को मिलते हैं। देन आती है वाई सिक्योरिटी, जो ये वाई सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है, इसमें 8 पर्सनल जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें 1 और 2 कमांडोज एंड पुलिस पर्सनल जो है वो होते हैं। एंड देन आती है एक्स कैटेगरी, जहाँ पर 2 पर्सनल होते हैं, कोई भी कमांडोज नहीं होते, लेकिन आर्म्ड पुलिस पर्सनल जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। ये बेसिकली जो होम मिनिस्ट्री है उनके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। और ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इनको ही दिया जाएगा उनको नहीं दिया जाएगा, अगर किसी को थ्रेट्स आ रहे हैं तो उनको देना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पर होता है, उनको देना है देना है, नहीं देना है नहीं देना है। कई ऐसे लोग हैं जिनको नहीं देनी चाहिए थी उनको भी मिल रही है, कई ऐसे लोग हैं जिनको देना चाहिए था मगर उनको भी नहीं मिल रही है। तो ऐसी कुछ चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिलती रहती है। देन उसके बाद यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि रशिया जो है उसने हाइपरसोनिक मिसाइल जो उसका इस्तेमाल किया है। देखिए पूरा आपको स्टोरी तो पता है, रशिया यूक्रेन के बीच में जो फाइट हो रही है, रशिया यूक्रेन के बीच में जो भी हालात चल रहे हैं वो आपको पता है। ऐसे सिनारियों में रशिया जो भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, यूक्रेन जो है उसको भी वेस्टर्न कंट्रीज पीछे हटने दे नहीं रही है। तो ऐसे सिनारियों में रशिया जो है अलग अलग जो मिसाइल है उनका इस्तेमाल कर रहा है। अब उसमें हाइपरसोनिक मिसाइल जो उसका इस्तेमाल किया गया रशिया के द्वारा। हाइपरसोनिक मतलब क्या है? स्पीड से ज़्यादा, ठीक है, मतलब जो साउंड ऑफ स्पीड है उससे ज़्यादा। तो यहाँ पर हाइपरसोनिक स्पीड अगर आप देखोगे 5 या मोर टाइम्स मैच और स्पीड ऑफ साउंड, ये होती है हाइपरसोनिक। तो इसमें अगर आप देखो तो स्पीड रेंज के हिसाब से जो नाम दिए गए हैं, मैच नंबर मतलब बेसिकली समझ लीजिए कि स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। दो 0.8 से अगर कम है तो उसको सबसोनिक कहा जाता है, 0.8 से 1.2 अगर है तो उसको ट्रांससोनिक कहा जाता है, अगर 1.2 से 5 है सुपरसोनिक कहा जाता है, 5 से 10 से बीच में है तो हाइपरसोनिक कहा जाता है, और 10 से 25 है तो हाइपरसोनिक जो है वो कहा जाता है। तो ये आपको पता रहना चाहिए। इसमें बेसिकली हुआ क्या है, हाइपरसोनिक जो मिसाइल है उसका इस्तेमाल किया गया है। अब इसमें हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है उसका बेसिकली यूज हुआ है। तो ये यूज रॉकेट और जेट प्रोपेलेंट जो उसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब ये जो टेक्नोलॉजी है ये बेसिकली कैसे यहाँ पर काम करती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल, इसमें भी क्या डिफरेंस है, क्योंकि डिफरेंस आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बैलिस्टिक मिसाइल अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ट्रैवल प्रोजेक्टाइल मोशन में होता है, मतलब यहाँ से छोड़ दिया इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन में होता है,
और ट्रेजेक्ट्री जो है ग्रेविटी पर डिपेंड होती है, एयर रेजिस्टेंस पर डिपेंड होती है, कोरियलिस फोर्स पर डिपेंड होती है कि कहाँ जाएगी। ये सारी जो टर्मिनोलॉजीज हमने हमारे ज्योग्राफी के लेक्चर्स में कवर की है एम अकेडमी ऐप पर। ये कंपेरेटिवली स्ट्रेट ट्रेजेक्ट्री जो है मोशन की वो फॉलो करता है कि भाई यहाँ से निकला, यहाँ ऐसा गया एंड देन वहाँ भिड़ गया। ये अर्थ के एटमॉस्फेयर को लीव करता है और फिर री एंटर करता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर को छोड़ता है एंड देन री एंटर करता है। ये जो है फ्लाइट पाथ विद इन द अर्थ एटमॉस्फेयर रहता है। लॉन्ग रेंज मिसाइल होती है 300 किलोमीटर तो 12,000 किलोमीटर। ये शॉर्ट रेंज होती है कि भाई यहाँ से जाए यहाँ धड़क गई, है ना। एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, अग्नि 1, अग्नि 2, धनुष मिसाइल। ये अगर हम देखते हैं ब्रह्मोस मिसाइल, फायर एंड फॉरगेट, है ना। तो क्रूज मिसाइल बेसिकली इस तरीके की होती है। तो ये भी चीज़ आपको यहाँ पर पता रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल और न्यूज़ में थी पाकिस्तान की वजह से आपको पता होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर है यमेन्स हाउदी रेबल्स। यहाँ पर अटैक किए हैं सऊदी एनर्जी फैसिलिटीज को, रिफाइनरी आउटपुट हिट को। अब क्या है कि यहाँ पर आपको ये जो चीज़ है, यहाँ पर सऊदी अरेबिया हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर यमन हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर है युमान, यहाँ पर है ईरान, है ना। यहाँ पर पर्शियन गल्फ है, यहाँ पर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। तो ये बेसिकली आपको पता रहना चाहिए। जो मैप है वो यहाँ पर रेड सी हमें देखने को मिलता है एंड यहाँ पर स्विस कैनाल जो है वो देखने को मिलता है। अब क्या है, कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर सऊदी अरेबिया और यमन जो है उसके बीच में हो रहा है। बेसिकली यमन नहीं बोल सकते हैं, लेकिन यमन में जो हाउती रेबल्स हैं उनके बीच में बोल सकते हैं। तो बेसिकली हाउती रेबल्स जो है वो यहाँ पर यमन में रहते हैं और अपना एक एरिया उन्होंने कब्जा रखा है कि भाई ये एरिया हमारा है, और उनका कॉन्फ्लिक्ट है सऊदी अरेबिया के साथ। उनका बेसिकली बोलना ये है कि हमको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से जो इज्जत चाहिए वो नहीं मिल रही है, जो रिसोर्सेज हमें मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं। तो काफ़ी समझ लीजिए यमन इसकी वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर सिविल वॉर चलते हैं उसकी वजह से काफ़ी पिछड़ा हुआ रह रहा है। वहाँ पर काफ़ी लोग जो है माल नरिशमेंट की वजह से मर रहे हैं, काफ़ी लोगों की वहाँ पर डेथ हो रही है। सऊदी अरेबिया आए गए वहाँ पर अटैक कर देता है, तो कॉन्फ्लिक्ट जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, यमन भी वहाँ पर अटैक करता है। अब सवाल ये है कि इतना बड़ा सऊदी अरेबिया है, इतना अमीर है, और यमन अगर आप देखोगे तो छोटा, उसमें भी हाउती रेबल्स जो है वो एकदम ही कमज़ोर, उनके पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है। तो फिर कहाँ से उनको इतना पैसा मिलता है कि वो अटैक कर सके सऊदी अरेबिया पे? तो वो मिलता है ईरान से। क्यों मिलता है? क्योंकि वही शिया सुन्नी जो मेजोरिटी है, शिया सुन्नी जो प्रॉब्लम्स है वो देखने को मिलते हैं, है ना। तो ये शिया एंड सुन्नी का जो कॉन्फ्लिक्ट है वही यहाँ पर निकल कर आता है, जिसकी वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट है वो चलता रहता है। तो बेसिकली ईरान जो है वो यहाँ पर बैक करता है हौतीस को, एंड जो यहाँ पर सऊदी अरेबिया है उनके भी कुछ गवर्नमेंट के लॉयलिस्ट जो है वो वहाँ पर हमें यमन में देखने को मिलते हैं। एंड कॉन्फ्लिक्ट जो है ऑलरेडी कई सारे वीडियो लेक्चर्स में अपनी यूट्यूब चैनल पर कई सारे वीडियो लेक्चर्स में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, शशांक सर जो उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे जो हाउतीज है ये बेसिकली जो अटैक है वो सऊदी अरेबिया पे कर देते हैं। अब इसमें सऊदी अरेबिया जो है उसको सपोर्ट यूएसए का भी है, यूएसए यहाँ पर आर्म्स एनिमेशन सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइड करता है काफ़ी ज़्यादा सऊदी अरेबिया को, है ना। और ईरान अगर आप देखोगे तो भी यहाँ पर हाउतीज जो है उनको यहाँ पर नेस्तनाबूद नहीं कर पा रहे सऊदी अरेबिया। क्यों? ईरान जो है वो यहाँ पर साथ देता है इसका। तो ये यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट है इस तरीके का उभरता हुआ हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूएस मिलिट्री सेल अगर हम देखते हैं तो सऊदी अरेबिया जो उसमें काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। तो ये चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है। बाकी जो डिटेल है इसका पूरा मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है प्रीवियस वीडियोज़ में। तो यहाँ पर DMAcademy.in इस पर आपने विजिट नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। यहाँ पर आपको फाउंडेशन कोर्सेज जो है वो देखने को मिलेंगे, कैटेगरीज वेरियस जो इंडिविजुअल कोर्सेज है डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरमेंट, गवर्नेंस, ज्योग्राफी, ये सब भी आपको देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट 20 के आसपास कोर्सेज अवेलेबल है। तो एंजॉय कीजिए कोर्सेज को, हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है, लोएस्ट प्राइस में, मज़ा आ जाएगा आप सभी को। तो जल्द से जल्द विजिट कीजिए DMAcademy.in या फिर डाउनलोड कीजिए M Academy ऐप। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।